नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आज हम दोस्तों सोशल साइंस के कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड 2024 के लिए जो ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे दोस्तों कि ओएमआर शीट में हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी जो क्वेश्चन आने के एकदम संपूर्ण चांस बने हुए हैं दोस्तों, वो कौन कौन से क्वेश्चन है, वो कौन से क्वेश्चन हमारे ओएमआर शीट में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा। हम आपको इसमें कुछ वो रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि बार बार अब आ ही रहे हैं ओएमआर में, और ये 20 नंबर आपको बिल्कुल हासिल करना है बच्चों, अपने दिमाग में एकदम ठान के रखिएगा। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है कि यंग इटली सोसाइटी, समिति कह लीजिए या सोसाइटी कह लीजिए, कोई बात नहीं है, सोसाइटी कहिए। तो यहाँ पे सोसाइटी कहिए कि यंग इटली का जो सोसाइटी है भैया, उसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक हमारे कौन थे भैया, तो इसके हमारे संस्थापक थे मैथ्सनी। कौन थे भैया? मैथ्सनी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इसके संस्थापक हमारे मैथ्सनी या मेजनी का नाम दिया जाता है बच्चों, वो थे। आगे देखते हैं तो जो दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन आता है ये कि जो फ्रांस, जो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जब फ्रांस छींकता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका स्टेटमेंट है? यानी ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मैटरनिक का स्टेटमेंट था, उनका कथन था दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 789, और यहाँ पे मतलब 17 और 89, 1789 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि क्या दोस्तों, ये देखिए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो ये बात भी याद रखिएगा कि फ्रांस से हुआ था 1789, इससे याद रहेगा आपको। ठीक दोस्तों, अब बात आता है कि जर्मनी का एकीकरण, भैया जर्मनी का एकीकरण से कौन संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बेहतरीन है भैया, ऑटो वन बिस्मार्क। बहुत ही फेमस नाम, बहुत ही फेमस नाम है इनका, ऑटो वन बिस्मार्क। इनका नाम तो आपने कभी न कहीं सुना होगा। साथ ही साथ आपको ये याद भी रखना है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी के। किसके दोस्तों? गैरीबाल्डी के। कौन से गैरीबाल्डी थे? तो जिसेप गैरीबाल्डी थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए सब कुछ बातें हो ही गई, तो अब आ जाता है भैया भारत में राष्ट्रवाद का भी एक चैप्टर जो कि बेहतरीन है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि चौरी चौरा कांड, जी हाँ दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो यहाँ से अगर मैं बात को कहूँ कि चौरी चौरा कांड, भैया देखिए असहयोग आंदोलन के कारण ही हुआ था। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब लौटे थे, तो ये बात भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप याद रखिएगा कि सन 1915 में ये वापस लौटे थे, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भैया 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो यानी इस बात पे याद रखिएगा कि ये 1922 में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1922 में हुआ था। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा चल के दोस्तों, थोड़ा सा आगे देखिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में राष्ट्रपिता का संबोधन किसे दिया गया है, यानी भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो हमारे प्यारे भैया महात्मा गांधी को दिया जाता है। हिंद स्वराज किसने लिखी है, जो हिंद स्वराज नाम की एक जो है पुस्तक है, उसे किसने लिखी है, तो याद रखिएगा इसे भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। आगे आता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसका स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आगे आता है जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो अभी मैंने बताया कि 13 अप्रैल को 1919 को यह घटना घटी थी और ये जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक, अब 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहीं से आपका 10वां नंबर, देखिए ये भारत में आपका जो राष्ट्रवाद था उससे यहाँ तक का क्वेश्चन आपका बना था। अब जो आपका आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये आ जाता है आपका चैप्टर
अगले चैप्टरों से, जहाँ पे आपका है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपका 1929 है। कितना है दोस्तों? 1929 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चनों में से है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा था। अभी आप देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो इसे भी आप याद रखिए, बेहतरीन है कि न्यूयॉर्क में। ठीक दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। अब साथ ही साथ आपका जाता है दोस्तों क्या कि ब्रेटन वुड्स नाम की संस्था कहाँ है। तो ये ब्रेटन वुड्स नाम की जो संस्था है वो कहाँ है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा ये अमेरिका में है। कहाँ पे है दोस्तों? अमेरिका में है। और इसमें पूछा जाता भी है क्वेश्चन कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ये भी आपका अमेरिका में ही किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में ही किया गया था। इस बात को भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मुंबई का पहले, ठीक अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मुंबई का जो पहला आपका कपड़ा मिल था। कपड़ा मिल समझते हैं ना, जहाँ पे कपड़ा उपड़ा भैया बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे पहले पहले कपड़ा बनते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है भैया कि भैया जो आपका मुंबई का पहला कपड़ा मिल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में। कब हुई थी दोस्तों? 1854 में। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली जो है आपका स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा लिख दिया है, जिससे कि आप इसके क्वेश्चन को आराम से उत्तर दे पाए। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कि कपास की जो खेती होती है के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो ये तो मुझे मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वैसा क्वेश्चन तो है नहीं कि मतलब नहीं होगा या फिर फलाना ठिकाना, ऐसा भी कोई क्वेश्चन तो है नहीं। बहुत ही आसानी से इस चीज़ का आपको आंसर भी देना चाहिए। तो याद रखिएगा ये काली मिट्टी होती है। कैसी है दोस्तों? काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी होती है बच्चों, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ मैंने एक ट्रिक भी पढ़ाया है, काली मैया 36 रुपये। काली मैया 36 रुपये यानी काली मिट्टी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाती है। ठीक, अब एक बात और यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके लिए कि उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार की खेती फेमस है। तो उत्तराखंड राज्य में कौन सी ऐसी खेती है जो बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा ये खेती है दोस्तों सीढ़ीदार खेती। कैसी खेती दोस्तों? सीढ़ीदार खेती, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड के लिए। अभी हम लोगों के लिए तो नहीं इतना फेमस है, परंतु उत्तराखंड में क्या जाता है दोस्तों कि एक दूसरे को जो है मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी बनाकर ही खेतों को रखा जाता है, जिससे कि क्या होता है बच्चों कि आराम से किसी भी खेती को वहाँ पे उगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हर जगह पे अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मानसून है, सब सिस्टम अलग अलग है हर जगह का। तो हर जगह से अलग अलग तरीके के जो है व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक बच्चे, तो इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं है कि मतलब हर जगह पे अलग अलग है भाई, थोड़ा सा हर जगह का चेंज होता है वेदर, उसके हिसाब से खेतियां करी जाती हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये आपका जो झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है, क्वेश्चन बन जाता है कि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है, या कर्तन दहन कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है भैया ये। तो याद रखिएगा ये किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस राज्य है हमारे पास, याद रखिएगा मिजोरम। क्या नाम है दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम में इस प्रकार की जो खेती होती है वो पाई जाती है। साथ ही साथ आपका है भैया कि झारखंड का कोडरमा, जो झारखंड का कोडरमा जगह है वो किस खनिज के लिए अग्रणी है। तो याद रखिए, अब सोचिएगा कि भारत अभी किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी है, और वो भी झारखंड। झारखंड का नाम आपने सुना होगा, बिहार से अलग हुआ था भाई वो एक समय। ठीक, तो झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी है। तो याद रखिएगा अभ्रक के लिए। किसके दोस्तों? अभ्रक के लिए, जो कि एल्यूमिनियम से प्राप्त करा जाता है। ठीक, और ये अब यहाँ पे आ जाता है भैया कि कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, यानी जो कोयला होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो ये तो एकदम क्लियर सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई आप इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो 1 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूँ, आप थोड़ा सोचिए कि ये क्या है, बताइए क्या लगता है आपको। तो मैं बता देता हूँ, ये परंपरागत स्रोत में आता है
ये बहुत बार दोस्तों 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, तो इसको याद जरूर करके रखिएगा बच्चे, मैं तो ये बिल्कुल कहूँगा। अब देखो यहाँ पे होता है एंथ्रोसाइट, ये आपका हो जाता है एंथ्रोसाइट का संबंध किस खनिज से होता है। तो एंथ्रोसाइट का जो संबंध होता है बच्चे वो कोयले से होता है। कहाँ से होते हैं भैया, कोयले से होता है। चूने का पत्थर कच्चे माल के रूप में, चूने का पत्थर कच्चे माल के रूप में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आप बताइए कि चूने का पत्थर जो होता है वो कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहाँ पर। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनका दिमाग यहीं से चलना थोड़ा सा क्या करता है, बंद कर देता है। बच्चे सोचते हैं कि यार क्या बताएं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि ये सीमेंट के लिए है। किसके लिए दोस्तों, सीमेंट के लिए। तो चूने का जो पत्थर होता है दोस्तों वो सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि बॉक्साइट कच्चा माल है किसके लिए, तो बॉक्साइट कच्चा माल है भैया एल्यूमिनियम परगलन के लिए, क्योंकि वहाँ पे L2O3 हो जाता है बॉक्साइट का सूत्र, तो यहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन नहीं है भैया, आपका स्टेटमेंट है कि श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है। सिंहली जो है वर्ग जो होता है वहाँ पे, जैसे हमारे पे हिंदू मुस्लिम है ना इस तरीके से, तो वहाँ पर श्रीलंका में सिंहली जो है बहुसंख्यक वर्ग के रूप में कार्यरत है। ठीक, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी आपने कुछ दिन पहले यहाँ पे श्रीलंका में गृह युद्ध के बारे में भी देखा था। अब अच्छी बात है कि इसमें यहाँ पर गृह युद्ध के बारे में कुछ खास या विशेष कुछ बचा हुआ नहीं दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाता है दोस्तों यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, वैसे देखने लायक क्वेश्चन बन जाता है कि भैया भारत के संविधान, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि भारत के संविधान के, देखिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो भैया ये बेहतरीन है कि आप अपने देश के संविधान के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो 22 भाषाएं हैं, ये बात याद रखनी है, कितनी, 22 भाषाएं हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, तो 24वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी, याद रखिएगा। ये कब हुई थी दोस्तों, 1992 में। इसी तरीके से नहीं छापना है, बस याद रखिएगा कि 1992 में ऐसा हुआ था। ठीक, जो पंचायती राज की स्थापना इसी वर्ष में हुई थी, 92 में। ठीक बच्चे, एकदम याद रहेगा, इसमें तो इधर कोई दिक्कत नहीं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, मतलब भारत के अंदर कुल कितने संघीय राज्य हैं, ये भैया एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो भैया 28 हैं। कितने हैं दोस्तों, 28 हैं, इस बात को याद रखिएगा कि 28 हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित राज्य जो हैं वो कितने हैं, तो भैया 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं, याद रखिएगा। आगे आ जाता है दोस्तों कि भारत संघ में अविशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, मतलब भारत के अंदर भैया जो अविशिष्ट शक्तियां हैं तो वो किसको दी गई हैं, कहाँ पर और किससे ये संबंधित है। ये नहीं कि भैया कहीं पर भी किसी को दे दिया गया है, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ तो ऐसी ताकतें होती हैं हमारे संविधान के अंदर जो कि सबको नहीं दी जाती हैं। सही कहा कि नहीं कहा गया, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों हमारे पास क्या दोस्तों, संघ, यानी जो भारतीय संघ में अविशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं वो किसको प्राप्त हैं दोस्तों, वो संघ को ही प्राप्त हैं, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो 28वां नंबर आ जाता है भाई, भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है। तो हमारी प्यारी हिंदी भाषा। ठीक, परंतु अब कुछ लोग इसका मर्दन करते हुए चले जा रहे हैं। अब आ जाता है बात दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी, 1885 में हुई थी। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। तो भारत में मत का अधिकार यानी वोट देने की आयु कितनी है, 18 साल है, साफ साफ। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग कहाँ पे हैं, तो भैया ये वन एंड ओनली केरल, भैया केरल में सबसे ज़्यादा है। शिशु मृत्यु अनुपात कितने पे निकाला जाता है, तो 1000 जीवित बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर इसे निकाला जाता है दोस्तों। ये इस बात को भी आपको याद रखना है कि जो 1000, देखिए कि होता क्या है कि शिशु के मृत्यु का अनुपात निकाला जाता है, ऐसे जीवित बच्चों का निकाला जाता है। काफ़ी ये बात तो आपने भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। ठीक, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ से पढ़ लीजिए बच्चों,
कि जो शिशु का मृत्यु दर का अनुपात होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। अगर अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका दिमाग चले तो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से अब धीरे धीरे पहला देश बनने की ओर अग्रणी हो चुका है। अग्रणी का मतलब दोस्तों बहुत तेज़ी से वह आगे जा रहा है, और जिस तरीके से वह आगे जा रहा है, अगर इसी तरीके से वह आगे जाता रहा तो हम बहुत ही जल्द चाइना को पीछे करने में समय नहीं लगाएंगे। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है कि जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, मतलब किसमें, जनसंख्या दृष्टि में। अच्छा, उद्यमों के स्वामित्व होते हैं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आधार पर विभाजित होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए बांग्लादेश का नाम आ गया, वो जगह जिसे एक तरीके से पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। ये आपको याद रखना है कि 1970 में इसको आज़ादी मिली, मतलब आज़ादी, माफ़ करिएगा, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। जो बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक थी उसकी स्थापना 1970 को हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि अंतिम क्वेश्चन है कि उपभोक्ता, जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से हमारे क्वेश्चनों को हमने छांट कर आपके लिए लाया है दोस्तों। तो इसे ज़रूर जो है आप वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम इस देश के में कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 1986 को, 1986 को। ठीक, इसके अलावा सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 2005 में, ये बात भी। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।